वही कृषि के जाने के बाद तरुण उसके चेहरे को याद करके जोर जोर से हंसते हुए, आखिर बहन भी तो तू मेरी ही है और तुझसे ज्यादा दिमाग मेरे पास भी है। तुमने यह नहीं सोचा कि अगर घरवालों को पता चलेगा तो वह कितना मुझे डांटेंगे। हाँ, शादी तो करवा देंगे, पर सब लोग मुझसे गुस्सा होकर बाहर निकालने के बारे में पक्का सोचेंगे। पर मेरी मासूम बहन यह कहाँ सोचेगी। कहते कहते तरुण मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है तो देखता है ईशा ने दुपट्टे को अपने ऊपर बॉडी से कवर कर लिया था, क्योंकि उसे ब्लाउज की जिप लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसी वजह से वह दुपट्टा लगा कर आ जाती है। यह देखकर तरुण अपना सर हिला देता है और कृषि ने जो कपड़े लाए थे वह ईशा के हाथों पर रखकर, इसे पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर तरुण बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही ईशा भी कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। वही तो रूम से बाहर उसके सामने जो हाल बना हुआ था वहां के सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वह अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। वह कुछ सोचकर किसी को कॉल कर देता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए, गलती की है तो सजा तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, पर इसकी सजा मैं किसी और को तो दे सकता हूं किटी, कहते हैं। तरुण अजीब तरह से वह मुस्कुराने लगता है। तब तक वहां पर ईशा भी आ चुके थी। वह तरुण को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर हैरानी से, क्यों हुआ, तरुण में से मुस्कुरा क्यों रहे हो? ईशा की आवाज सुनकर तरुण मुस्कुराने का छोड़कर ईशा की तरफ देखकर अपनी ठंडी आंखों से बस कुछ सोच रहा था, और जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कहते हुए तरुण ईशा का हाथ पकड़ लेता है और वहां से बिना ईशा की कोई बात सुनो अपने साथ ले जाने लगता है। वही ईशा भी अपना सर नीचे की है वहां से चली जाती है। उन दोनों को जाते हुए कृषि देखती हैं। वह खुद से ही, आखिर भाई ईशा के साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, उसे ले भी कैसे रहे हैं, जैसे उससे बहुत गुस्सा है। ऊपर से उनकी आंखों में मुझे ईशा के लिए बहुत सारी फीलिंग देखती है, और कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग्स मुझे गुरु भाई के आंखों में भी दिखती हैं। काश गुरु भाई और तरुण भाई दोनों अलग हो, नहीं तो दुआ के साथ मुझे ईशा भी बहुत फिक्र हो रही है। कहते कहते कृषि एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वह कमरे में आकर वह जैसे ही अपने दुपट्टे को निकालने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अपने हाथ पर चले जाते हैं। वह खुद से ही यादों में चली जाती हैं। ईशा और दुआ के जाने के बाद कृषि अकेली पड़ जाती हैं। उसे कोई उसे मिल रहा है कि डॉट नहीं, तभी उसकी नजर किसी पर चली जाती है तो उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ जाती है। वह सामने वाले लड़के को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही वह लड़का कृषि को ही देख रहा था। इस समय उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी। वह कृषि के चेहरे पर हैरान से उस लड़के को देख रही थी। वही वह लड़का कृषि के नजदीक आने लगता है, जिससे कृषि वहां से जल्दी से निकल जाती है। कॉरिडोर में आकर कृषि अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से, आखिरी लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या मेरे घर वाले से जानते हैं? और कैसे अगर यह घर तक आ गया है तो आगे पता नहीं कौन है इसी। कृषि खुद में ही बातें कर रही थी कि तब तक वह लड़का कृषि को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कृषि अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और छोड़ो मेरा हाथ, किसी ने देख लिया तो। सामने और कोई नहीं, ध्रुव है, जो जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से राणा परिवार ने उसकी भी फैमिली को यहाँ पर बुलाया था। ध्रुव कृषि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके कलाइयों को कस के पकड़कर अपनी ओर खींचकर, नॉट बैड वेस्टर्न कपड़ों के अलावा तुम पर इंडियन कपड़े और भी खूबसूरत लगते हैं। वैसे खूबसूरत तो बहुत ही रही हो तुम। मन कर रहा है कि आज तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ से ले जाओ और इतना प्यार करूं कि तुम पूरी तरह से थक जाओ। ध्रुव की बेशर्मी भरी बातें सुनकर कृषि अपनी आंखें छोटी करके, बेशर्म इंसान, मेरा हाथ छोड़ो, निकलो यहाँ से, अगर मेरे घर वालों को पता चला ना तो।
ध्रुव बेशर्मी के साथ कृषि को वॉल से लगाकर खुद उसके नजदीक आकर उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़ी बेशर्मी के साथ, तुम्हारे परिवार को पता चला तो भी तुमने मुझसे ही शादी करनी है, और वैसे भी जहां तक मैं तुम्हारे फैमिली को जानता हूं, तुम्हारे घर वाले मुझे ना नहीं कहेंगे बल्कि दामाद के रूप में तो वेलकम ही करेंगे। तो क्या कहती हूँ भाई के साथ बहना की भी शादी हो जाए। कहते कहते ध्रुव अपनी टांग से कृषि के लोअर लिप को लिकिंग करने लगता है, जिससे कृषि को बहुत गुस्सा आता है। वह अपना हाथ ऊपर करके जैसे ही ध्रुव को मारने वाली थी, वैसे ही ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना मिस सिंड्रेला। क्या है ना आज तक किसी ने भी किया नहीं है, और ना ही मैंने यह हक किसी को दिया है। तो आपने इन नाजुक नाजुक हाथों को जितना हो सके उतना अपने काबू में रखो, नहीं तो मैंने अपने काबू में रख दिए ना तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। जितना प्यार से पेश आ रहा हूँ इतना प्यार से ही पेश आऊंगा, अगर गलती से भी है प्यार किसी जुनून में बदल गया। कहते कहते ध्रुव कृषि के गर्दन को पकड़कर अपने एक अंगूठे से उसके गालों को कस के पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे डीप किसेस करने लगता है। इस बार कृषि ने अपने होठों को बीच लिया था। वह अपने होंठ छोड़ नहीं रहे थे, जिससे ध्रुव को अपनी टांग को कृषि के मुंह के अंदर डालने को नहीं हो रही थी। वह गहरी सांस लेकर उसके लोअर लिप को बाइट करता है, जिससे उसके होठों से ब्लड आने लगता है। वही उस ब्लड को ध्रुव लिकिंग करके उसके गालों को थपथपाते हुए बड़े प्यार से, आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम, अपनी बात अधूरी छोड़कर कृषि की आंखों में देखकर ध्रुव वहां से चला जाता है। वही ध्रुव जाने के बाद कृषि वहीं पर बैठे हुए थे। तभी उसे तरुण का कॉल आ जाता है, तो वह वहां से चले जाते हैं। जी याद करते हैं, कृषि सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को अपने हाथों में लिए, मुझे कुछ भी करके इस पागल से खुद का पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा, क्या पता कब गले पड़ जाए। अब तुझे कुछ भी करके उस पागल को खुद से दूर करना ही। पर फिलहाल तो शांत रहे, छुटके की शादी हो जाए फिर देखते हैं, उससे एक बार बात करती हूँ। कहते कहते कृषि खुद को शांत करने की कोशिश करती है। कृषि मिरर में एक बार अपने होठों को देखती है और उसे साफ करने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर वह कर भी तो कह सकती थी। वहीं दूसरी तरफ तरुण ईशा को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद ईशा का घर आ जाता है, पर इस आकार से बाहर नहीं आती क्योंकि तरुण ने कार बंद की हुई थी, जिसकी वजह से ईशा को बाहर नहीं जाने को मिल रहा था। 5 मिनट के बाद ईशा बड़ी हिम्मत के साथ बिना तरुण की तरफ देखें, तरुण घर आ चुका है मुझे। तरुण ईशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, सक ऑन माई लिप्स। तरुण की बात सुनकर ईशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखकर, क्या? तरुण ईशा की तरफ देखते हुए अपने सर को सीट से लगाकर बड़े आराम के साथ, जब तक करोगी नहीं तब तक यहीं पर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरुण की बात सुनकर ना चाहते हुए भी ईशा को तरुण की तरफ जाना पड़ता है, पर तरुण उसके कमर को पकड़कर अपनी लैप पर बैठा देता है, जिससे ईशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तरुण को देखती है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वही तरुण बिना आंखें खोले अपनी आंखें बंद किए हुए, जितनी जल्दी करोगी उतनी जल्दी तुम यहां से जा सकती हूँ किटी। तरुण की बात सुनकर ईश को ना चाहते हुए भी तरुण के लिप्स की तरफ अपने लिप्स ले जाने पड़ते हैं। वह गहरी सांस लेकर तरुण के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती हैं। ईशा तरुण के लोअर लिप को सक करने लगते हैं। उसके मुलायम होठों को महसूस करके तरुण के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वही ईशा तरुण के लोअर लिप को किसी कैंडी की तरह सक कर रही थी। वही तरुण उसके ऐसा करने से गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे को पकड़कर अपनी टांग को उसके मुंह के अंदर डालकर उसके पूरे मुंह को लिकिंग करना शुरू कर देता है, जिससे ईशा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही 15 मिनट के बाद तो तुम ईशा के होठों को छोड़ देता है, तो उसे अपना सर तरुण के सीने में छुपाकर अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही तरुण उसके बालों में हाथ डाले उसे सहलाते हुए आंखें बंद करके वह भी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। दोनों कहीं सांसों की आवाज से कार में सुनाई दे सकती थी।
वही तरुण ईशा को कार से बाहर छोड़कर उसे तब तक देखता है जब तक वह विला के अंदर नहीं चाहती। वह जैसे ही विला के अंदर जाती हैं वैसे ही तरुण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाते हैं और वहां से कार को फुल स्पीड में स्टार्ट किए चला जाता है। वही सुबह का वक्त राणा मिशन में दुआ का कमरा। भूत की रोशनी की वजह से दुआ की आंखें खुल जाते हैं। वह अपनी आंखें खुलती है तो सामने उसे एक सीना नजर आता है। वह अपनी नींद भरी आंखों से उस सीने को देखती है। वह अपने हाथों से उस सीने को छूती है और फिर अपना सर ऊपर करके गुरु के चेहरे को देखते हैं जो सो रहा था, साथ ही साथ बेहद हैंडसम भी लग रहा था। सुबह की धूप की रोशनी के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका सांवला रंग और भी निखर रहा था। वही दुआ गुरु से थोड़ी सी अलग होकर गुरु को देखती है। तभी उसकी नज़र उसके सीने पर चली जाती है जहां पर दुआ के नाखूनों के निशान थे, जिन्हें देखकर दुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लेती है। तभी वह महसूस करती है कि कोई उसके ऊपर आ चुका है, तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा साइड में करके वैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो सामने गुरु की अंब आई जिसमें थोड़ी सी नींद भरी हुई थी। साथ ही साथ उसका हैंडसम फेस उसके सामने था। उसके बाल पूरी तरह से मेसी हो चुके थे जिससे वह और भी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव लग रहा था। दुआ उसे देखकर अपने आप में ही खो चुकी थी। कब उसके हाथ का अपने चेहरे से हट गए हैं उसे खुद भी नहीं पता चला। वह अपनी आय नीली आंखें बड़ी बड़ी करके गुरु का चेहरा देख रही थी। वही गुरु दुआ की समुंदर जैसी गहरी नीली आंखों में खुद की छवि देख रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह दुआ के चेहरे के ऊपर करके उसकी गहरी नीली आंखों को और नजदीक कर देता है अपना चेहरा, जिससे दुआ गुरु को और भी नजदीक से देखने लगते। वही गुरु दुआ के नजदीक जाकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख कर सक करने लगता है, जिससे दुआ गुरु की पीठ को पकड़ लेती है। वही गुरु अपना एक हाथ दुआ के गाउन के अंदर डालता है तो दूसरा हाथ दुआ के बालों की तरफ ले जाने लगता है। वही दुआ यह महसूस करते हैं कि गुरु का हाथ उसके शरीर को छू रहा है। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है क्योंकि गुरु उसके पेट से अपनी दोनों उंगलियों का आगे पीछे करते हुए उसके बूज़म की तरफ जा रहा था, जिसे उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, जिससे उसे और भी शर्मा जाती है। वही गुरु उसकी तरफ देखता है। रात को कुछ ना खाने की वजह से उसे बहुत भूख लग रही थी। अब इसमें उसकी क्या गलती थी? रात को इतना हॉट सेक्शन था कि जिसकी वजह से उसे नींद आ गई और पार्टी में भी उसने कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से आप उसे भूख लग रही थी और शायद इसी वजह से उसकी नींद भी खुल चुकी थी। वही दुआ अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके गुरु के चेहरे की तरफ देखते हुए छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बड़ी मासूमियत से, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही ने मुझे बिना कुछ खाए पार्टी से उठाकर यहाँ लाया था और सारी गलतियां आपकी हैं और आप मुझे बहुत जोरों से भूख लगे हैं। कहते कहते दुआ गुरु के कंधे को पकड़ लेती है। वहीं गुरु दुआ के लिप्स पर अपने लिप्स को टच करके उसके माथे को चूम कर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तब भी दुआ गुरु को ऊपर से नीचे तक देते हुए कुछ सोचकर, कल तो आपके पास कपड़े नहीं तो फिर आपके पास यह कपड़े कहाँ से आ गए? कहते कहते दुआ गुरु के लोअर की तरफ इशारा करते हुए। दुआ की बात सुनकर गुरु तिरछी मुस्कुराहट लिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो निकाल दो। कहो तो अभी निकाल देता हूँ। कहते हुए गुरु जैसे ही अपनी लोअर को निकालने वाला था, वैसे ही दुआ अपना चेहरा अपने हाथों से ढकते हुए चिल्लाकर बड़ी मासूमियत से, नहीं मुझे ना ही कुछ देखना है और ना ही कुछ जवाब आपसे चाहिए। अब जाओ या ऐसे वैसे मैं मम्मी भी आ जाइए और उन्होंने आपको यहाँ पर देखा ना तो पक्का वह बहुत गुस्सा होगी। गुरु दुआ की बात ध्यान से सुन रहा था। वह दुआ के नजदीक आकर दुआ के दोनों साइड अपने एक एक हाथ रख कर बड़े आराम के साथ आने दो। वैसे भी इन लॉ को भी पता होना चाहिए कि उनका दामाद उनकी बेटी का कितना ख्याल रखता है।
दुआ कुछ कह पाते उससे पहले ही दरवाजे पर कोई ना करता है, तो दुआ बड़ी मासूमियत से, आपने कल दरवाजा बंद कर लिया था क्या? दुआ की बात सुनकर गुरु अपना सर हाँ में हिला देता है। तो दुआ रोने से सूरत बनाकर, पक्का आप मम्मी होगी और उन्होंने अगर हम दोनों ऐसे देख लिया तो? और रात को भी वह बहुत गुस्से में होगी क्योंकि मैंने उनसे कुछ नहीं बात की, अब आपकी ही वजह से वह मुझे डांट आएंगे, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। कहते हुए दुआ गुरु के सीने पर मारते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर गुरु उसके कंधे पर अपना चेहरा छुपाए एक गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी आवाज में, ऐसे चेचेचेच, इन लॉ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी जब तक तुम मेरे साथ हो, और वैसे भी मेरी होने वाली लिटिल वाइफ ही तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता शिवाय मेरे। तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी और माई इन लॉ से तब तक बात करके आता हूँ। कहते हुए गुरु दुआ के लोअर लिप को सख्त से साथ बाइट करके डेट से खड़ा हो जाता है और सोफे पड़ी टी शर्ट को पहनकर दरवाजा खोलने के लिए चले जाता है, जो कब से बजे जा रहा था। गुरु जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने हमेशा की तरह नीलिमा जी खड़ी मिलती हैं। नीलिमा जी गुरु को दुआ के कमरे में देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। वहीं नीलिमा जी के रिएक्शन को देखकर गुरु के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाते हैं। क्या बात है, लगता है आज आपका मुंह नहीं खुल रहा है। कैसे खुलेगा, आपके अंदर डर जो बैठ चुका है अपनी बेटी से दूर जाने एक आई एम राइट इन लॉ जी, पर आपके चेहरे पर मुझे खुशी ही नहीं दिखती, आखिर आपकी बेटी को ही मैं इस घर की बड़ी बहू बना रहा हूँ। खुश रहने की आदत डाल दीजिए इन लॉ जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसे शक्ल पसंद नहीं है आपकी। कहते हुए गुरु बड़ी अजीब तरह से नीलिमा जी को देखने लगता है। वही उसकी आंखों को देखकर नीलिमा जी अपने चेहरा दूसरी तरफ पर लेते हैं, क्योंकि गुरु इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा नीलिमा को। वही गुरु वहां से सीटी बजाते हुए जाते जाते नीलिम जी इससे 2 कदम की दूरी पर उनसे पीठ किए अपने ठंडी आवाज में, शादी है, शादी की तैयारी कीजिए, शादी को तोड़ने की तैयारी मत कीजिए, नहीं तो आपको तो पता है आपकी बेटी मेरे लिए सबसे खास है और दुआ गुरु की है, उसे दूर करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो मेरे पागलपन से आप अच्छी तरह से वाकिफ है इन लॉ जी। कहते हुए गुरु सीटी बजाते हुए वहां से दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले चला जाता है। वही नीलिमा जी खुद के ही मन में, आखिरी इस पता कैसे चलता है कि मैं दुआ को से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ भी करके दुआ को इस पागल से दूर ही रखना होगा, पर कैसे? अब इसी से पता चला तो यह मेरी बेटी के साथ कुछ भी करेगा। मेरी मासूम बच्ची तो उस पागल के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। आहा, नीलिमा पहले तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि गुरु को तुम पर शक हो चुका है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि जैसे यह चल रहा है वैसे होने दो, बाद में देखेंगे कि कब दुआ को यहां से कहीं दूर भेजने का। कहते हुए नीलिमा जी रूम के अंदर आती हैं। वह जैसे ही रूम में आती है तो सामने देखती है तो उन्हें दुआ कहीं नहीं नजर आती है। तभी उनके कानों में पानी की आवाज सुनाई देती है तो समझ जाती है कि दुआ नहा रही है, तो वह जल्दी से दुआ के कपड़े निकालना शुरू कर देती है। तब तक दुआ भी वाइट कलर का टॉवल अपने शरीर पर लपेट में आ जाती है। नीलिमा जी जो कपड़े पेट पर रख रही थी, दुआ के वह जैसे ही दुआ के आने का एहसास होता है, वह पीछे मुड़कर दुआ को देखते हैं। टॉवल पहनने की वजह से नीलिमा जी साफ साफ दुआ की गर्दन पर बाइट मार्क्स देख सकती थी, जिन्हें देखकर नीलिमा जी एक गहरी सांस लेती है। वही दुआ नीलिमा जी को देखकर जल्दी से अपने बालों को खोल देती है, क्योंकि वह देख सकती थी कि नीलिमा जी उसकी गर्दन को देख रही है, जिससे दुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह अपने धीरे धीरे कदमों से नीलिमा जी की तरफ बढ़ जाती हैं। वही नीलिमा जी गौर से दुआ को देखते हैं, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उन्हें उसके चेहरे पर दर्द बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वह कुछ सोचती है और दुआ के हाथों में कपड़े देखकर वही डेट पर बैठ जाती हैं, दुआ का इंतजार करते हुए। करीब 15 मिनट के बाद दुआ कमरे में आती है।
तो नीलिमा जी दुआ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, बेटा आप ठीक तो हैं? क्या आप आराम करना चाहती हैं? नीलिमा जी के सवाल से दुआ ना समझे में, मम्मी मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ की बात सुनकर नीलिमा कुछ सोचते हुए दुआ को गौर से देखकर, गुरु तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करता है बेटा? सच सच कहो, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? नीलिमा जी के ऐसे अचानक और अजीब सवाल को सुनकर दुआ जल्दी से अपना सरना में हिलाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, नहीं मम्मा वह कुछ नहीं करते बल्कि बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं, आप ऐसा क्यों कह रही है उनके बारे में? दुआ की बात सुनकर नीलिमा जी कुछ नहीं कहती, अपना सर हिलाकर दुआ को अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में सामने तरुण बैठा हुआ था और गुरु अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र टीवी पर थी, तो वहीं तरुण भी टीवी को देख रहा था। गुरु बिना किस एक्सप्रेशन के साथ अपनी ठंडी आवाज में, तरुण अब इसके बारे में मुझे कुछ कहोगी या नहीं, अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो? दरअसल सामने अक्षय खन्ना जो ईशा का फ्रेंड था, उसकी मौत की खबर न्यूज में आ रही थी, जिसे किसी ने रोड पर बेरहमी से मार डाला था। तरुण टीवी की तरफ देखकर बड़े आराम के साथ, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यह खुद ईशा के पीछे था और इसने ईशा के पिक्चर्स क्लिक किए थे। मुझे शक हुआ तो मैं उसके घर गया था, जहां पर मुझे ईशा के कुछ फोटोज मिले और पता चला कि वह ईशा को पागल की तरह अपने पास रखना चाहता है और पार्टी में भी वह ईशा के लिए ही आया था, तो मैंने कहते खते तरुण रुक जाता है। वह गुरु की तरफ देखने लगता है, जो उसे ही देख रहा था। गुरु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके तिरछी मुस्कुराहट लिए, तो तुमने उसे मार डाला? सही है, वैसे मारने का स्टाइल तुमने बदला नहीं है, एक ही स्टाइल क्यों रखते हो, कुछ न्यू स्टाइल यूज करो। गुरु की सुनकर तरुण आराम के साथ, मैं भी यही सोच रहा हूं, पर कल ओवर ड्रिंक हो गई और गुस्सा भी बढ़ गया, तो उस गुस्से को उतारने के लिए मैंने अपनी पुरानी स्टाइल यूज कर दी। तरुण की बात सुनकर गुरु अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, अच्छी बात है, पर इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो और अब से 2 दिन तक तुम किसी को नहीं मारोगे। मेरी शादी होने के बाद तुम्हें जितना की बलि चढ़ानी है, जितना को मारना है, आराम के साथ मार दो, पर 2 दिन तक मुझे कोई भी न्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हारी प्यारी माँ मेरी शादी तोड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है। अगर उन्हें कुछ भी मिला तो मेरी मासूम सी चेरी के कान भरती रहेंगी और यह मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। गुरु की बात सुनकर तरुण कुछ सोचते हुए गुरु की तरफ देखकर, पर आखिर वह तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए क्यों पीछे पड़ी है? उन्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्या की गुड़िया। तभी गुरु उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है, तो तरुण डर जाता है। वह अपनी बात बदलते हुए, मेरा मतलब उनकी बेटी की शादी आपके साथ होने वाली है, और आपके साथ तो लाखों बिजनेसमैन अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पीछे पड़े हैं। तो तरुण की बात पर गुरु अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसे अजीब तरह से देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, तरुण जब किसी के अंदर किसी का डर बस जाता है ना, तब वह शख्स बुरा लगने लगता है और उस शख्स को अपनी कीमती चीज के पास कोई भी देखना नहीं चाहता है। अगर दिख भी गया वह उसे से अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी तुम तो मुझे जानते हो। तुम क्या, पूरा परिवार मुझे जानता है, सिवाय मेरे चेरी के अलावा, जिसे मैंने कभी भी अपने बारे में जानना ही नहीं दिया। तो तुम ही सोचो कि तुम क्या करोगे। क्या तुम एक खूंखार शेर के सामने अपनी नाजुक से हिरण को लाओगे या उसे कहीं छुपाओगे? गुरु की बात सुनकर तरुण के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह शांत हो जाता है, तो गुरु जोर जोर से हंसते हुए तरुण की तरफ देखकर, जवाब नहीं है ना? तुम्हारे पास ना ही बोलने के लिए कुछ बचा है। जानते हो यह दुनिया वह देखती है जो अक्सर इंसान दिखाना चाहता है। तुम फिल्म तो देखते हो, पर उस फिल्म के पीछे क्या होता है यह तुम कभी नहीं देख सकते। कहते कहते गुरु वहां से चला जाता है। वही गुरु के जाने के बाद तरुण एक गहरी सांस लेकर खुद से ही, यह भाई कब बदलेंगे क्या पता। इनका पागलपन देखकर अब मुझे डर लगने लगा है गुड़िया के लिए, कहीं उसे कुछ ना हो जाए।
जहां तक मैं जानता हूं भाई गुड़िया को थोड़ा सा भी दर्द नहीं देंगे। पर इतने सालों में इतना तो पता चल चुका है कि वह गुड़िया को दर्द न देकर जो गुड़िया के नजदीक जाने वाले को बहुत तड़पाते हैं। इतने सालों में गुरु ने दुआ के लिए इतना खून कहाँ है कि तरुण अच्छे से वाकिफ हैं। जहां दुआ को देखकर घटिया तरीके से उसे छूने की कोशिश करता था या कुछ और, उन्हें गुरु बिना दुआ को पता चले मौत के घाट उतार देते थे। जैसे कि वह आदमी जिसने दुआ को धमकी दी थी, उसे कैसे मारा था यह याद करते हैं। तरुण के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद करके भगवान करे कि भाई का असली रूप कभी भी गुड़िया के सामने न आए। अगर भाई के बारे में गुड़िया को पता चला तो? कहते कहते तरुण की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने सर जल्दी से ना में हिलाते हुए, अगर गुड़िया को भाई के बारे में पता चला तुम पक्का भाई वह छोड़कर चली जाएगी और उसे अपने पास रखने के लिए भाई क्या करेंगे यह मैं सोच भी नहीं सकता। कहते कहते तरुण एक गहरी सांस लेकर वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही कुछ ही देर में सभी डिनर टेबल पर आकर बैठ चुके थे। सभी शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। तब तक गुरु भी डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वह हमेशा की तरह अपनी छत पर जाकर बैठ जाता है और दुआ उसके साइड में बैठी हुई थी। तभी कल्याणी जी गुरु को उसके बिजनेस सूट में देखकर चिल्लाते हुए, गुरु तुम्हारी शादी है, कोई फंक्शन नहीं है जो तुम ऑफिस जाओगे। कुछ दिनों के लिए ऑफिस का काम बंद करो और घर पर रहो। शादी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। तो शादी के हिसाब से ही कुछ रस्में भी होती है, उन्हें भी तो पूरी करनी है कि नहीं। आज मेहंदी है, कल हल्दी है और रात को तुम्हारी शादी है। कुछ ध्यान में है या तुम्हारे पूरा ध्यान काम में है? कहते कहते कल्याणी जी अपनी आंखें छोटी कर लेती हैं। वही कल्याणी जी के ऐसे चिल्लाने से सभी गुरु की तरफ देखते हैं, जो शांति से दादी की तरफ देखकर मुस्कुराकर, दादी मुझे पता है आज मेहंदी है और इसी वजह से मैंने सिर्फ एक मीटिंग रखी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वह खत्म होने के बाद 2 दिन तो कोई काम नहीं, सिर्फ मैं घर पर ही रहूंगा, बस अब आप गुस्सा मत हो जाइए। गुरु की बात सुनकर दादी सिर्फ उसे देखने लगते हैं। वह अपन सर हिलाते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हारा काम कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है तुम्हारा। यह सुनते ही गुरु अपना एक हाथ दुआ के थाई की ओर ले जाकर उसे सहलाते हुए बड़े आराम के साथ बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आप इसकी परेशानी मत लीजिएगा दादी, मुझे पता है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। आपको निराश नहीं करूंगा मैं। कहते कहते गुरु दुआ को देखना है, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देख रही थी। उसे आंख मारकर अपना हाथ दुआ के लोअर पार्ट की ओर ले जाता है, जिससे दुआ का खाना उसके गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खांस नहीं लगती हैं। उसे से खांसते हुए देखकर गुरु उसके सामने पानी का गिलास लाकर उसे पानी पिलाते हुए उसकी पीठ को थपथपाकर, मुझे पता है तुम्हें शादी की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पर आराम से खाओ, तुम इतना टेंशन मत लो, हमारी शादी होकर ही रहेगी। यह सुनते हैं दुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसे सभी घरवालों के सामने गुरु की ऐसी बातें, ऊपर से सभी घरवाले उसे देख रहे थे, जिससे उसे एम्बैरेसिंग फीलिंग महसूस होता है। वह बिना कुछ खाए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बिना कुछ बोले वहां से भागकर चली जाती हैं। दुआ के जाने के बाद सभी गुरु को देखते हैं, जो बड़े आराम के साथ सैंडविच का एक बाइट खाकर दुआ को अपनी शांत आंखों से जाते हुए देख रहा था। वही गुरु को ऐसे देखकर सभी अपना सर हिला देते हैं। वही नीलिमा जी कभी गुरु तो कभी दुआ को जाते हुए देख रहे थे। वह बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगती है। उसे से खांसते हुए देखकर गुरु उसके सामने पानी का गिलास लाकर उसे पानी पिलाते हुए उसकी पीठ को थपथपाकर, तुझे पता है तुम्हें शादी की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पर आराम से खाओ, तुम इतना टेंशन मत लो, हमारी शादी होकर ही रहेगी। यह सुनते हैं दुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसे सभी घरवालों के सामने गुरु की ऐसी बातें, ऊपर से सभी घरवाले उसे देख रहे थे, जिससे उसे एम्बैरेसिंग फीलिंग महसूस होता है।
वह बिना कुछ खाए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बिना कुछ बोले वहां से भागकर चली जाती हैं। दुआ के जाने के बाद सभी गुरु को देखते हैं, जो बड़े आराम के साथ सैंडविच का एक बाइट खाकर दुआ को अपनी शांत आंखों से जाते हुए देख रहा था। वही गुरु को ऐसे देखकर सभी अपना सर हिला देते हैं। वही नीलिमा जी कभी गुरु तो कभी दुआ को जाते हुए देख रहे थे। वह बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगती है। वही गुरु थोड़ा सा ही खाकर अपनी जगह से खड़े होते हुए कल्याण जी तरफ देखते हुए नीलिमा जी से, दादी शादी की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, कुछ भी कमी नहीं चाहिए मेरी शादी में। मुझे पता है आप मेरी शादी की तैयारी बहुत ही अच्छी करेंगे, पर क्या है ना किसी को शादी से बहुत तकलीफ हो रही है, तो जरा उन्हें समझा दीजिएगा। कहते हुए गुरु वह से जाने ही वाला था कि तभी बिना पीछे मुड़े अपनी ठंडी आवाज में, वैसे दादी इन-लॉ जी से कहेगा कि न्यूजीलैंड का वीजा उन्हें मिलेगा, पर मेरी ही परमिशन से। क्या है ना मेरे हर तरफ नजर होती हैं। अगर वह इतना चाहती है तो मैं उनकी बेटी के साथ हनीमून पर वहीं पर चला जाऊंगा, इतना तो उनका दामाद कर ही सकता है। कहते हुए गुरु अपना आधा चेहरा पीछे करके तिरछी मुस्कुराहट लिए वहां से सीटी बजाते हुए चला जाता है। वही गुरु की बात नहीं पर नीलिमा जी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। वह हैरानी से गुरु को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि गुरु सबके सामने यह बात कहेगा। वही अभिजीत नीलिमा जी को देखकर, नीलिमा गुरु क्या कह रहा है? तुम न्यूजीलैंड का वीजा किस लिए चाहिए और किसके लिए तुमने अप्लाई किया है? यह सुनते ही नीलिमा जी अपना सर नीचे कर लेती है, तो अभिजीत अपनी जगह से खड़े होकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते, कहीं तुम दुआ को यहां से कहीं दूर भेजने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? अगर ऐसा सोच रही हूं तो अभी से ही अपने मन से निकाल दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राणा परिवार की इज्जत क्या है। अगर तुमने यह सब किया तो राणा परिवार की इज्जत चली जा सकती है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शांत रहो, पर तुमने। कहते कहते अभिजीत जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वही राणा जी बिना कुछ बोले अभिजीत को जाते हुए देखते हैं। फिर नीलिमा जी को फिर अपने मन में है, सही खेल खेला है गुरु, तुमने एक तीर से दो निशाना। राणा जी एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़े होकर नीलिमा को देखकर एक शांत आवाज में, हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए बेटा, कभी कभी हम उन इमोशन में बह जाते हैं और कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि जो कभी सुधारी नहीं जा सकती। कहते हुए राणा जी नीलिमा जी को एक नज़र देखकर वहां से चले जाते हैं। वही कल्याण जी नीलिमा जी को देख रही थी जो बहुत रो रही थी। कल्याणी जी नीलिमा जी की हालत समझ सकती थी। इसकी वजह से वह नीलिमा जी को बिना किसी गुस्से के साथ उसे गले लगा लेते हैं। वही नीलिमा जी फूट फूट कर रोने लगी है। कल्याणी एक गहरी सांस लेकर नीलिमा को समझाते हुए, बेटा मैं यह तो नहीं चाहती कि तुम खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डालो, तुम भी जानती हो कि गुरु कैसा है, तो जितना हो सके उतना ही शादी को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं इससे। वैसे तुम खुद इस बारे में सोचो, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और रही बात गुरु की, तो गुरु अगर यह शादी कर रहा है तो वह जरूर इसे निभाएगा। तुम आरुषि और सत्य के बारे में जानती नहीं हो। सत्य में भी जरूर आरुषि को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था, पर प्यार वह बहुत करता था। कहते हुए कल्याण जी नीलिमा जी को शांत करते करते हैं। वही नीलिमा कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और वही कल्याणी जी गुरु की शादी की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि रात को मेहंदी थी और मेहंदी गार्डन में होने वाली थी, जिसकी वजह है वह गार्डन की ओर चली जाती है। राणा एंटरप्राइजेज। वही गुरु अपने कैबिन में एक के ऊपर दूसरा पैर डाले हाथों में सिगरेट लिए उसके कश लेते हुए बड़े आराम के साथ अपने लैपटॉप को देख रहा था। उसके चेहरे पर लैपटॉप को देखकर एक किलिंग स्माइल मौजूद थे। बड़े आराम के साथ लैपटॉप को देख रहा था जैसे उसमें कुछ खतरनाक है। वही तब तक भूरा दी मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आ जाता है। वह आते ही गुरु के सामने फाइल आगे करके, बॉस आपको लगा था वैसे ही मशो मैम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। साथ ही साथ उसने उन पर एक स्पाई को भी रखा है
जो उसे मैम की 24 की इन्फॉर्मेशन दे सकें, तो आप उसका क्या करना है बॉस? भूरा की बात सुनकर गुरु सिगरेट को देखते हुए बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, एक काम करो, उसे जो करना है वह कर, नहीं तो पर उसके सामने वही आना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। बस को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है और मैंने वादा भी किया है, उसे पूरा तो करना पड़ेगा और हम उसे पूरा भी करेंगे, पर गुरु की स्टाइल में। गुरु की बात सुनकर भूरा अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए, बॉस नायक को शादी का इनविटेशन कार्ड देना है। गुरु अपनी ठंडी आवाज में भूरा को देखकर, दे दो डॉट। आखिर इतने सालों बाद वह मिलने वाला है, मुझे कुछ बातें भी याद दिलानी चाहिए कि नहीं जो को भूल चुका है। भूरा गुरु को देखता है, जिसकी आंखों में एक अलग सा एक्सप्रेशन दिखता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर ना जाने क्यों एक पसीने की बूंद आ जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जल्दी से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही भूरा के जाने के बाद गुरु लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ वीडियो शो होता है। उस वीडियो को देखकर किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके बाद मुस्कुराते होंगे उस लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर, तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम, कहते हुए गुरु अपनी चेयर से खड़ा होता है और ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर अपने एक हाथ में सिगरेट पकड़े दूसरे हाथ पैर के पॉकेट में डाले पूरी मुंबई को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराकर, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है मेरे हाथों में कि लोग खुद ही अपनी मौत को दावत देते हैं, वह भी मेरे ही हाथों से। पता नहीं अब यह हाथ कितनों के खून से भरते रहेंगे चेहरे पर, चाहे यह हाथ कितने भी क्यों ना खून से रंग जाए, पर एक भी खून की बूंद मैं तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा, क्योंकि खून से खेलने वाला मैं हूं, मौत का सौदागर, और तुम इस सौदागर के दिल से खेलने वाले यू चेरी, ओनली यू, माई इनोसेंट चेरी। कहते कहते गुरु सिगरेट को फेंक पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट के आवाज पूरे केबिन में डेंजरस साउंड कर रही थी। वही दूसरी तरफ राणा मेंशन में देखते देखते रात हो जाती है और मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। मेहंदी के लिए पहले से ही औरतें बुलाई गई थी, जिसकी वजह से मेहंदी की रस्म गार्डन में रखी हुई थी। वही दुआ ग्रीन लहंगा विद गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज विद गोल्डन नेकलेस गोल्डन इयरिंग पहने गार्डन में आ जाती है। उसने हाथों में कुछ नहीं पहना था और ना ही पैरों में, क्योंकि हाथों और पैरों में मेहंदी लगने वाली थी, जिसकी वजह से उसने यह सब पहना नहीं था। और अगर मेकअप के नाम की बात करें तो उसने बालों का एक बंद बनाया हुआ था और मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइट लिस्टिप पिंक लगाई हुई थी। वही नीलिमा जी और कृषि दोनों ही दुआ को गार्डन में ले आते हैं। गार्डन में आकर दुआ को एक बेंच पर बैठा देते हैं और मेहंदी वाली मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। वही दुआ वहां पर बैठी बैठी मेहंदी लगा रही थी। पहले पहले तो वह बहुत खुश थी, पर ऐसे एक ही जगह पर बैठे बैठे उसे बोरिंग फीलिंग महसूस हो रही थी। उससे प्यास लगने लगती है, हर तरफ देखने लगती है और कोई नहीं होता है। वह किसी को आवाज देने ही वाली थी कि तभी उसके सामने कोई पानी का गिलास हाथों में लिए खड़ा हो जाता है। दुआ जैसे ही अपनी नजर ऊपर करती है तो गुरु की अम्ब आय वह देखती है। वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी सी मुस्कुराहट लिए गुरु को देखती हैं। वही गुरु नीज डाउन बैठ जाता है और दुआ के बालों को सहलाने लगाता हुए उसे पानी पीने का इशारा कर देता है, तो दुआ जल्दी से पानी पीने लगती है। वही दूर खड़े राणा जी और अभिजीत दोनों ही गुरु और दुआ को देख रहे थे। अभिजीत जी सोचते हुए, पापा आपको क्या लगता है गुरु बदल रहा है? राणा जी गौर से गुरु को देखते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें लगता है अभिजीत गुरु कभी बदल सकता है? गुरु सिर्फ दुआ के लिए ही प्यारा है, और तुम्हें तो पता है कि दुआ को कुछ भी गुरु के बारे में पता नहीं है, और गुरु कभी भी दुआ को अपने बारे में पता नहीं चलने देगा। गुरु को अच्छे से पता है कि कौन सा खेल कहाँ खेलना है, तो तुम यह बात अपने मन से निकाल दो कि गुरु कभी बदल सकता है। वह सिर्फ दुआ के लिए ही मासूम है, बाकी के लिए वह क्या है यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अभिजीत जी राणा जी की बात सुनकर कुछ नहीं कहते, वह सिर्फ सामने देखते हैं जहां पर गुरु दुआ के बालों को से लाकर उसे पानी पिला रहा था, जिसे देखकर अभिजीत जी अपना सर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
वही राणा जी गौर से गुरु को देख रहे थे। वह कुछ सोचते होंगे, मुस्कुरा कर वहां से चले जाते हैं। वही कल्याणी जी वहां पर आ जाती हैं। वह जैसे ही गुरु को दुआ के नजदीक देखती है तो उसके पास आकर, गुरु आ गए, तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे हाथ पर भी मेहंदी लगने वाली है। गुरु पानी का ग्लास साइड में रख कर अपनी जगह से खड़ा है और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, दादी आपको पता है मेहंदी और मैं दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर है और मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी पोता बहू के ही हाथ में मेहंदी लगाए, अपने पोते के नहीं। कल्याणी जी गुरु को समझाते हुए, गुरु यह रस्म है, मेहंदी लगानी पड़ती है लड़के को, अपने हाथों पर थोड़ी सी तो लगाओ, आखिर हमें भी तो देखना है कि हमारे दोनों प्यारे जोड़े में कितना प्यार है। इस पर दुआ बड़ी मासूमियत से पूछती है, दादी पर यह कैसे पता चलता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है? कल्याणी जी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए दुआ को देखकर, बेटा आपके हाथों में जो मेहंदी रची है ना, उससे पता चलता है। उसका जितना गहरा रंग होना उतना ही समझो वह आपसे प्यार करता हूँ। इस पर दवा जल्दी से गुरु की तरफ देखकर अपने नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से, मतलब मेरी मेहंदी सबसे अच्छी रंग जाएगी ना? दुआ के सवाल से गुरु कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ दुआ को देखता है। फिर एक गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वही दुआ बस उसे जाते हुए देख रहे थे और कल्याणी जी गुरु ऐसे जाने से थोड़ी सी निराश हो जाती हैं। उन्हें लगा था कि उनका पोता पूरी रस्मों के साथ शादी करेगा, पर कल्याणी जी गहरी सांस लेकर दुआ के माथे को चूम कर बड़े प्यार से, बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो नौकरों से कह देना, अभी मैं चलती हूँ, कृषि को भेजती हूँ यहाँ पर। कहते हुए कल्याणी जी वहां से चलाई जाती है। कल्याणी जी के बाद अपनी दुआ मेहंदी को देखने लगती हैं। तभी एक मेहंदी वाली दुआ के हाथों को देखते हुए, मैडम आपके होने वाले पति का नाम कहाँ पर लिखो? दुआ बड़ी मासूमियत से, आपको जहां ठीक लगे वही लिखिए। तभी दूसरी मेहंदी वाली, क्या नाम लिखना है? दुआ को सोचते हुए उस मेहंदी वाली के कान में कहती हैं कुछ, तो मेहंदी वाली मुस्कुराते हुए दुआ के हाथों में मेहंदी निकालना शुरू कर देती है। दुआ जब अपनी मेहंदी को देखती है तो बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, कितना अच्छा लगता है ना इनका नाम मेरे हाथों में। कहते कहते दुआ मेहंदी को देखने लगती है। तब तक कृषि भी आ चुकी थी, उसने भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाए हुए, वह दोनों ऐसे ही बेटी थी कि तभी दुआ अपने मेहंदी को देखते हुए कृषि से बड़ी मासूमियत से, कृषि दीदी यह मेहंदी का रंग कब रंगेगा? कृषि दुआ की हाथों की मेहंदी देखते हुए, क्या हुआ छुटकी तो ऐसा क्यों पूछ रही है, जब रंगेगी तब रंग जाएगी? दुआ अपनी मेहंदी को देखती है। फिर कृषि की तरफ देखते हुए, दादी ने कहा है कि अगर मेहंदी रंगी तो इसका मतलब खड़ूस मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो वही मैं देख रही हूं कि मेरी मेहंदी कितनी रंगने वाली है। मुझे भी देखने में कितना प्यार मुझसे करते हैं। इस पर कृषि कुछ नहीं कहती हो, दुआ के हाथों की मेहंदी देखती हैं। कुछ ही देर में वह दोनों बातें करने लग है। वही गुरु अपने कमरे में आ जाता है। वह कमरे में आकर सीधा कपड़े चेंज करने लगता है। वह वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करके ठंडे पानी से खुद को खड़ा कर देता है। करीब आधे घंटे बाद गुरु वॉशरूम से बाहर आता है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे दूर हों। अपने बालों पर जो टॉवल था उससे बेड पर फेंक कर अपने मोबाइल को अपने हाथों में लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वह सामने देखता है जहां दुआ कृषि से बात कर रही थी। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और कॉल अटेंड करने लगता है। गुरु के कॉल अटेंड करने के बाद सामने से भूरा, बॉस पता चला है मशहो ने आपसे शायद झूठ कहा है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन पता चला है कि कहते कहते भूरा शांत हो जाता है। तुम गुरु अपनी ठंडी आवाज में, भूरा। गुरु की ठंडी आवाज सुनकर भूरा मेरे को सब कुछ बता देता है, जिसे सुन गुरु का चेहरा ठंड से भी ठंडा हो चुका था। उसकी नसें साफ साफ दिख रही थी। भूरा की पूरी बात सुनकर गुरु बिना कुछ बोले कॉल को कट कर देता है।
वह मोबाइल को साइड में रखकर अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर सामने दुआ को देखता है। उसके अंदर एक आग सी लगी थी। उसके चेहरे से लेकर उसके हाथों तक की नसें साफ साफ दिख रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिससे गौर और भी खतरनाक दिख रहा था। दुआ का हंसता खेलता चेहरा देखकर गुरु एक गहरी सांस लेता है और वैसे ही वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वह करीब आधे घंटे बाद एक हरा शेरवानी पहनकर नीचे गार्डन की तरफ चला जाता है। वही डूबा के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। वह अपने मेहंदी को बार बार देख रही थी, जैसे उसके देखने से वह मेहंदी जल्द ही रंग जाएगी। वही उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकतों को देखकर कल्याणी जी मुंह दबाए हंस रही थी। वही नीलिमा जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह शांति से अपनी बेटी को देख रही थी। वही ईशा भी आ चुकी थी और जो कृषि के साइड में ही बैठी हुई थी। तभी कल्याणी जी ईशा के हाथों में मेहंदी ना देखकर जल्दी से, ईशा बेटा तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? ईशा अपने हाथों को देखकर अपने सर पर मारते हुए, वह मैं भूल गई। मैं लगाने वाली थी पर बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी ही नहीं लगाई। इस पर कृषि ईशा के नजदीक जाकर उसके कान में या यह कह देना कि भाई का इंतजार कर रही है कि वह कब आए, तब तो उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाएगी। कृषि की बात सुनकर ईशा अपनी आंखें छोटी करके कृषि को देखने लगती हैं। तो कृषि बड़ी सी मुस्कुराहट लिए ईशा को देखने लगती हैं। तभी कल्याणी जी एक मेहंदी वाली को ईशा को मेहंदी लगाने के लिए कह देती हैं। वही तब तक गुरु भी आ चुका था तो कल्याणी जी गुरु को देखते हैं। वह जल्दी से बड़े प्यार से, गुरु तू भी आ और हाथों में मेहंदी लगा ले। इस पर गुरु सिर्फ शांत एक्सप्रेशन के साथ कल्याण जी को देखकर, दादी आपको पता है मुझे जो चीज पसंद नहीं है वह मैं कभी करता नहीं हूँ। गुरु की बात सुनकर दादी शांत हो जाते हैं। वही दुआ का तो चेहरा ही उतर जाता है। वह बिना कुछ बोले वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। वही दुआ को ऐसे बिना कुछ बोले जाते हुए देखकर गुरु अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वह समझ जाता है कि दुआ को किस बात का गुस्सा आया है। वह बिना किसी के नजर में आए मेहंदी का एक कोन को उठाकर अपने पॉकेट में डाल देता है और वहां से वह भी चला जाता है। वही सभी बातें करने में लग जाते हैं। कृषि कुछ काम से चली जाती हैं तो सिर्फ बचती है ईशा जो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि तभी तरुण उसके साइड में आकर बैठे हुए उस मेहंदी वाली से, मेहंदी में तरुण नाम लिखना और वह दिखना भी चाहिए। मेहंदी वाली एक पल के लिए तो तरुण को देखती ही रह जाती हैं। वही ईशा जब तरुण की आवाज सुनती है तो उसकी तरफ देखती है, जो बेफिक्री के साथ अपने एक हाथ पर अपना चेहरा रखकर बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ही देख रहा था। जिसे देखकर ईशा मुंह फुलाए सामने देखती है तो मेहंदी वाली तरुण को देखते हुए देखती है, जिसे देखकर ईशा गुस्से भरी आवाज में, आपको मेहंदी लगाने के लिए कहा है, दूसरों के पतियों पर नजर रखने के लिए नहीं। ईशा की बातों में साफ साफ जलन और गुस्सा देख रहा था, जिसे देखकर तरुण को बड़ा मजा आ रहा था। वह ईशा को और जलाने के लिए उस मेहंदी वाली से फ्लर्ट करते हुए, मेहंदी बहुत ही अच्छी निकालते हैं। तुम थक चुकी होगी, पानी तो तुम्हें किसी ने पूछा नहीं होगा ना, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। कहते कहते तरुण ईशा की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में से जलन और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह देखता रहा था कि ईशा कितने गुस्सा आ जाता है, पर तरुण से पूरी तरह से अनदेखा करके वहां से चला जाता है। यह देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपनी छोटी आंखें करके तरुण को जाते हुए देख रहे हैं। जब तरुण वहां से गायब हुआ तब ईशानी उस मेहंदी वाले को देखते हैं, जो बड़ी प्यार से तरुण को जाते हुए देख रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर तरुण यहां पर होता तो अभी उसके गले लग जाती। यह सोचते हैं, इशारा मानो खून खोलने लगता है। वह चिल्लाते हुए, आपको मैंने यहां पर मेहंदी लगाने के लिए आई है, क्या देखने के लिए किसी को? अभी की लाइफ ना मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वैसे इन दोनों की शादी भी बहुत जल्दी होगी और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों की शादी करवा रही हूँ। बहुत जल्दी इन दोनों की शादी होंगी। ईशा की बातों में साफ साफ जलन और गुस्सा देख रहा था, जिसे देखकर तरुण को बड़ा मजा आ रहा था। वह ईशा को और जलाने के लिए उस मेहंदी वाली से फ्लर्ट करते हुए, मेहंदी बहुत ही अच्छी निकालते हैं। तुम थक चुकी होगी। पानी तो तुम्हें किसी ने पूछा नहीं होगा ना। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। कहते कहते तरुण ईशा की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में से जलन और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह देखता रहा था कि ईशा कितने गुस्सा आ जाता है, पर तरुण से पूरी तरह से अनदेखा करके वहां से चला जाता है। यह देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपनी छोटी आंखें करके तरुण को जाते हुए देख रहे हैं। जब तरुण वहां से गायब हुआ तब ईशानी उस मेहंदी वाले को देखते हैं, जो बड़ी प्यार से तरुण को जाते हुए देख रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर तरुण यहाँ पर होता तो अभी उसके गले लग जाती। यह सोचते हैं, इशारा मानो खून खोलने लगता है। वह चिल्लाते हुए, आपको मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए आई है क्या, देखने के लिए किसी को? वही ईशा के चिल्लाने मेहंदी वाली ईशा को देती है, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकते थे। वह जल्दी से मेहंदी निकालना शुरू कर देती है। वही साइड में जितने भी लोग थे, वह लोग ईशा को देख रहे थे, पर ईशा तो मानो गुस्से में जल रही है। वही दूर खड़ा तरुण बड़े आराम के साथ ईशा को देख रहा था। ईशा को देखकर नजर उतारने वाली एक्शन करके आराम के साथ, हाय अगर ऐसा सीन मुझे रोज रोते मिलेगा, तुम जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा मेरे मासूम किटी। एक वाइल्ड किटी मैं बदल गई हूँ। पता नहीं कितने पंजे मुझे मारेगी, चाहे कितने भी पंजे क्यों ना मारे, मेरे प्यार तो बढ़ता ही जाएगा। दुनिया की लड़कियां एक तरफ और मेरे किटी नो नो नो, वाइल्ड किटी एक तरफ। कहते कहते तरुण भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही ईशा अपनी आंखें छोटी करके सिर्फ उस मेहंदी वाली को देख रही थी, जिसने अपना सर नीचे कर लिया था और शांति से ईशा की मेहंदी निकाल रही थी। वही तरुण जैसे ही पानी का गिलास लाकर एक नज़र ईशा को देखते हुए जैसे ही उस मेहंदी वाली को पानी देने वाला था कि तभी ईशा जोर जोर से हंसने की नाटक करने लगती है, जिससे तरुण मुस्कुराते हुए ईशा को पानी पिला देता है। ईशा बस अपनी आंखें छोटी करके तरुण को देख रही थी और पानी भी पी रही थी। वही तरुण किसी मासूम बच्चे की तरह ईशा को देख रहा था। पानी का ग्लास साइड में रख कर तरुण ईशा के साइड में आकर बैठ जाता है। ईशा अपनी आंखें छोटी करके सिर्फ तरुण को देखती है, जो बड़े आराम के साथ बड़े प्यार से ईशा को देख रहा था। दोनों की ही नोकझोंक चालू थी। इस बीच तरुण एक बच्चे की तरह ईशा को परेशान कर रहा था और ईशा भी परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वह पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुकी थी। वह मुंह फुलाए बैठे हुए थे। तभी गुरु कमरे में आ जाता है। दुआ गुरु को देखकर अपनी नजरें फेर लेती हैं, और वही गुरु दुआ को देख रहा था। वह उसके नजदीक आकर उसके साइड में आकर बैठ जाता है, जिससे दुआ अपनी आंखें छोटी कर लेती है। तो गुरु बड़े आराम के साथ, व्हाट हैपेंड चेरी, नाराज हो मुझसे? दुआ अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बच्चों वाली आवाज में, आपको मेरी नाराजगी से क्या है? आप तो आपने मन की ही करेंगे ना। आप तो मेरी खुशी के लिए कुछ कर भी सकते हैं। दुआ की नाराजगी को महसूस करके गुरु एक गहरी सांस लेकर दुआ को अपनी लैप पर बैठा देता है, जिससे दुआ एक बार भी गुरु को नहीं देखते, क्योंकि उसे यह आदत हो चुकी थी। दुआ अपने दोनों हाथ आगे करके सामने देखते हैं, तो गुरु दुआ के चेन को पकड़कर अपनी ओर कर लेता है। वह दुआ की गहरी नीली आंखों में देखता है। वही गुरु की आंखों को देखकर दुआ कुछ नहीं कहती, बस उसे देखने लगती है। तभी गुरु अपना एक हाथ आगे करके दुआ कर सामने कर देता है, तो गुरु जब गुरु की हाथों पर अपना और गुरु का नाम देखती है, जिससे उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वह छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते हुए, आपने यह कब निकाला? आपको तो मेहंदी पसंद नहीं थी तो फिर?
गुरु दुआ के गालों को अपने अंगूठे से रब करते हुए अपने शांत आवाज में, मेरी पसंद शुरू भी तुमसे होती है और खत्म भी तुम पर ही होती है। जो चीज मेरे चेरी को पसंद है वह चीज गुरु को भी पसंद है। गुरु की बात सुनकर दुआ का चेहरे लाल हो जाता है, वह ब्लाश करने लगती है। वही उसके रेड चबी चीक्स को देखकर गुरु उन चीक्स को पिंच कर देता है, जिससे दुआ दुआ बनाते हुए, मुझे दर्द हो रहा है, कहते कहते दुआ अपने एक हाथ से उसे हल्के हल्के सहलाने लगती है, क्योंकि मेहंदी लगने की वजह से दुआ को डर था कि कहीं मेहंदी खराब ना हो जाए। वही गुरु दुआ के हाथ को हल्का सा साइड में करके खुद उसके गालों को सही लाते हुए दुआ के चेहरे को देखते हुए, चेरी। दुआ गुरु की अंब आई को देखते हुए बड़ी मासूमियत से, हम। गुरु दुआ की गहरी नीली आंखों को देखकर उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए, अब मैंने तो अपनी चेरी की विश पूरी कर दी है, तो चेरी का भी फर्ज बनता है ना कि आपने हबी की विश पूरी करें। हबी ना जाने क्यों दुआ की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। वही दुआ के चेहरे को देखकर गुरु उसकी गर्दन पर अपनी जोस को ले जाकर दुआ की बॉडी फ्रेग्रेंस की स्मेल करते हुए एक ठंडी आंख भरकर, I really like it. This fragrance. चेरी। पूरी दुनिया का सबसे एक तरफ और मेरा सुकून एक तरफ। कहते कहते गुरु दुआ की गर्दन और उसके कंधे के बीच होगी अपनी ठंडी टंग को निकालकर उसके उस हिस्से को लिकिंग और सक करना शुरू कर देता है, जिससे दुआ गहरी गहरी सांसें लेने जाती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, पर गुरु को रोकती नहीं है, क्योंकि उसके हाथों की मेहंदी खराब हो सकती है। इसी वजह से वह अपने हाथ दूसरी तरफ करते हुए अपनी गर्दन को हिलाते हुए मुस्कुराकर, छोड़िए मुझे, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, कहीं खराब ना हो जाए। दुआ की बात सुनकर करो दवा के चेहरे की तरफ देखने लगता है। वह अपनी टांग को अपने होठों पर फिर आते हुए बड़ी सेडक्टिव तरीके से दुआ के ब्लाउज के ऊपर से ही बूजम को सहलाते हुए, पर मुझे तो चाहिए ना। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करता हूँ, तुम मुझे भी कुछ चाहिए। किस मी, बाइट मी। चेरी। गुरु की बात सुनकर दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती है। गुरु इस समय उसके सामने क्यूट सा चेहरा बनाया हुआ था, जिसे देखकर दुआ पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें क्या, क्योंकि गुरु इतना प्यारा लग रहा था कि दुआ ना चाहते हुए भी उसकी डिमांड पूरी कर देती है। वही दुआ के चेहरे को देखकर गुरु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। दुआ अपने दोनों हाथ धीरे से गुरु के गर्दन के पीछे ले जाकर बिना उसे छूकर उसके चेहरे को नजदीक कर लेती है। वह अपने दोनों पैरों को धीरे से सोफे पर रखकर गुरु के चेहरे को अपनी तरफ कर लेती है और फिर धीरे से उसके लिप्स को अपने लिप्स रखकर उसे सक कर देती है। वही दुआ के ऐसे करते ही गुरु के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने एक हाथ से दुआ कर बालों को पकड़कर अपनी टंग को दुआ के मुंह के अंदर स्लाइड कर देता है, जिससे दुआ भी उसकी टंग को सक करने लगती है। गुरु के ऐसे करने से उसे अपने बेहद नजदीक कर लेता है। उसके बालों को छोड़कर उसके पीठ की तरफ चला जाता है। एक ही झटके में दुआ की ब्लाउज की डोरिया को खोलकर उसकी खुली पीठ पर अपना हाथ फिराने लगता है, जिससे दुआ हेविली ब्रेथ करने लगती है, जिससे उसके बूजम गुरु के स्ट्रॉन्ग चेस्ट को छूने लगते हैं। तो गुरु अपने शेरवानी के ऊपर के 4 बटन खोल देता है और दुआ के ब्लाउज को थोड़ा सा लूज करके उसके बूजम को निकाल देता है, जिससे दुआ गहरी सांस लेने लगती है। उन दोनों के चेस्ट आपस में प्रीज हो रही थी, जिससे दुआ अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं। वही वह दोनों आपस में ही उलझे हुए थे कि तभी डोर पर कोई नॉक कर देता है, जिससे दुआ जल्दी से गुरु के लिप्स को छोड़कर अपनी खबर आई हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। वह घबराई हुई आवाज में, लगता है कोई आ गया है, अब मैं क्या करूं, अब अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सब कुछ आपकी वजह से। कहते कहते दुआ के आंखों से मोटे मोटे आंसू आने लगे, जिसे देखकर गुरु गहरी सांस लेकर उसके ब्लाउज को पीछे से टाइट कर लेता है, जिससे दुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। वह दुआ के ब्लाउज को अच्छी तरह से उसे पहनाने के बाद उसके बालों को सही से करके चुनरी जो साइड में गिर चुकी थी
उसे दुआ के ऊपर रखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए उसके आंसुओं को अपने टंग से लिकिंग करके अपने शांत आवाज में एच चेरी, मेरे होते हुए तुमने कोई कुछ नहीं कहेगा, सो जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी, आई एम हियर। ओक्का कहते कहते गुरु दुआ की सर को किस करके उसके गालों को सहलाते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है, जिससे दुआ को बहुत डर लगता है। जैसे ही गुरु दरवाजा खुलता है, वैसे ही दुआ अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि कृषि दरवाजे पर थी। गुरु बिना कृषि की तरफ देखे वहां से चला जाता है। वही कृषि दुआ के कमरे से गुरु को आते हुए देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर वह गुरु को जाते हुए देखते हैं, फिर दुआ के कमरे के अंदर आ जाती हैं। दुआ को देखकर वह समझ जाते हैं कि हो ना हो उन दिनों के बीच कुछ तो हुआ है। वह दुआ को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। कृषि बात बदलते हुए अपनी शांत आवाज में, छुटकी, जल्दी से बाथरूम में जाओ और अपना हुलिया ठीक कर, क्योंकि दादी ने तुझे खाने के लिए नीचे बुलाया है। यह सुनते ही दुआ अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। वह एक भी बार कृषि को नहीं देखती है, उसे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। वही दुआ के जाने के बाद कृषि वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और अपना मोबाइल चलाने लगती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है, जिससे वह ओपन करके पढ़ती है। तो उस मैसेज में लिखा हुआ था, मैसेज, तुम्हारे हाथों में मेरा नाम देखकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा पागलपन हो, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा हद से ज्यादा सुकून, हर एक मुस्कुराने की वजह तुम हो मेरी, माय सिंडरला। यह पढ़ते हैं कृषि अपने हाथों को देखती हैं। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके अपनी मेहंदी में देखती है कि आखिर किसका नाम उसकी हाथों पर है। वह गौर से अपनी मेहंदी को देखती है कि तभी उसके राइट हैंड में एक हार्ट शेप बना हुआ था, जो बेहद छोटा था। उसने ए लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर कृषि पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह अपने हाथों को देखकर खुद से ही, आखिर यह किसने लिखा, मैंने तो उस मेहंदी वाली को बताया ही नहीं था कि ऐसा कुछ लिखना है। तभी और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैसेज, अपने हाथों को देखकर सोचने मतलब जाना, क्योंकि यह मैंने ही किया है तुम्हारे हाथों पर अपना नाम देखने के लिए। देखो कितना खूबसूरत लगता है हम दोनों का नाम। बहुत जल्दी यह नाम दुनिया के सामने भी आने वाला है। जिसे पढ़कर कृषि अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेती हैं। वह खुद से ही, आखिर यह कौन है? वह बड़ी हिम्मत के साथ टाइप करते हुए, आखिर तुम कौन हो और क्या मैं तुम्हें जानती हूं? इतना लिखकर वह मैसेज सेंड कर देती है, तो सामने से 2 मिनट के बाद, क्या तुम मुझे भूल गई या हमारी किसेस को भूल गई लगता है? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे कमरे में मैंने कुछ रखा है, एक बार जरूर देख लेना। कल की शादी में मुझे वही पहनते हुए नजर आना। अगर तुम नहीं आई तो इसकी सजा मैं तुम्हें दे। किसकी बात पढ़कर उसे धोखा ख्याल आ जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेती है। उसके चेहरे पर पसीना पसीना आने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं कि तभी उसे वॉशरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आ जाती है। कुछ जल्दी से खुद को शांत कर लेती हैं। तभी दुआ कृषि को देखते हुए, दी चलो। दुआ की बात सुनकर कृषि अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर अपना सर हमें ही लाते होंगे दुआ के साथ चली जाती हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, पर अब सही वक्त नहीं था, इसी वजह से वह शांत हो जाती हैं। वही डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए थे और अपना खाना खा रहे थे। दुआ एक कोने में बैठी गुरु का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को खिला रहा था। जैसे कि दादाजी दादी को और अभिजीत जी नीलिमा और कृषि को, और वही तरुण ईशा को खिला रहा था, और बच्ची दुआ जिसे खिलाने वाला अभी तक आया नहीं था। जिससे महसूस कर गुरु उस अपने ऊपर करके उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसके सर को सहलाने लगने लगता है। साथ ही साथ अपने एक हाथ सर के पीछे रखकर ऊपर सीलिंग को देखने जाता है। वह सोचते सोचते गहरी नींद में चला जा। सुबह का वक्त। दुआ के कमरे में
धूप की रोशनी जैसे ही उनके चेहरे पर आने लगती, गुरु अपनी आंखें धीरे धीरे एक गर्म सांसें महसूस होने लगते हैं। वह अपनी सर नीचे करके देखता है। वही दुआ जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। इस समय दुआ गुरु के सीने में अपना सर रखा हुआ था और अपने दोनों हाथों से उनकी कमर को कस के पकड़ हुआ था, जिससे जो 5 साल की बच्ची लग रहे थे उसे देखकर गुरु के चेहरे पर एक अजीब सी जीरे से दुआ को अपनी बेड पर लेटा देता है। उसके शरीर पर ब्लैंकेट डालकर उसके होठ पर अपने होंठ रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। गुरु सोचते हुए पीछे देखता हूँ। दुआ के सोते हुए चेहरे को देखकर वह कुछ जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जो चाहा उसे पा ही लिया। यही गुरु की फितरत है। बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी पूरी तरह से। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया लाने वाली है, माई चेरी। नो नो माई वाइफी चेरी। कहते कहते गुरु मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही गुरु के जाने के बाद करीब 10 मिनट के बाद नीलिमा जी दुआ के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल देते हैं तो देखती है कि दुआ सो रही है। उसे सोते हुए देखकर नीलिमा जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह पूरे कमरे को देखकर अपने मन में, आज का तुम्हारा ही कमरे में आखिरी दिन है। कल से तुम 3rd फ्लोर पर चली जाओगी, जहां पर मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहती थी। पर देखो किस्मत या गुरु के खेल ने तुम्हें वहां पर भेज दिया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मैं अपने बेटे को गुरु की कैद से आजाद नहीं कर पाई। अब पता नहीं यह गुरु मेरी दुआ के साथ क्या करेगा। कहते कहते नीलिमा जी दुआ को उठाने के लिए चली जाती हैं। वह दुआ के पास आकर बेड पर बैठकर दुआ कर सर को सहलाने लगती हैं, जिससे नींद में ही दुआ नीलिम जी की गोद में अपना सर रख देती हैं। नीलिमा जी दुआ की इस हरकत पर मुस्कुराते हुए, बच्चा चलो उठो जल्दी। आपको पता है ना आज हल्दी है और आपको आज वक्त नहीं मिलेगा। रात को आपकी शादी भी है, तो तैयारी पूरी बाकी है, चलिए जल्दी उठिए। इस पर दुआ अपनी आंखें नींद भरी खोलकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, मम्मा 5 मिनट और सोने दो ना, बाद में मैं उठ जाऊंगा। दुआ की बात सुनकर नीलिमा जी उसके गालों को खींचते हुए बड़े प्यार से, बेटा अब आपकी शादी होने वाली है तो आपको इतना सोना नहीं मिलेगा, तो जल्दी से उठी और जल्दी से तैयार हो जाइए। तब तक मैं कृषि के हाथ से आपके लिए हल्दी के कपड़े भिजवा देती हूँ। कहते कहते नीलिमा जी दुआ के सर को प्यार से चूम कर उसके बालों को सहलाकर उसे वॉशरूम में भेजकर खुद रूम के बाहर चली जाती है। वही आधे घंटे बाद दुआ जब बाथरूम से कमरे में आती है तो कृषि के हाथ में येलो लहंगा एंड व्हाइट ब्लाउज विद येलो दुपट्टा देखने को मिलता है, जिसे देखकर दुआ गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और कपड़े पहनने लगते हैं। उसमें लहंगा पहनने के बाद गले में और कान और माथे पर फ्लावर ज्वेलरी सेट, नेकलेस, इयररिंग, बैंगल्स, मांग टिक्का पहना हुआ है, जिसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप उसने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि हल्दी रखने वाली थी, जिसकी वजह से वह सिंपल है कमरे से बाहर निकल जाती हैं। वही जब वह गार्डन में आती है तो हर कोई उसे ही देख रहा था। तभी दुआ देखती है कि 2 बड़ी सी परात उसमें रखा था एक फूलों से सजा हुआ टेबल और दोनों ही टेबल ओ के बीच में एक बड़ा सा सफेद कपड़ा लगाया हुआ था। साइड में पूरा मंडप जो येलो, व्हाइट, पिंक फ्लावर्स से सजाया हुआ है, जिसे देखकर दुआ पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह नासमझी में कृषि की तरफ देखकर, दीदी यह सब क्या है? कृषि दवा की बात को सुनकर उसे समझाते हुए, अब तो तेरे और भाई दोनों के एक साथ हल्दी हैं तो कुछ रस्म है। उसके मतलब हिसाब से कि हल्दी के वक्त लड़का लड़की का चेहरा नहीं देख सकता या लड़की लड़का का चेहरा नहीं देख सकते, इसी वजह से बीच में सफेद कपड़ा रखा हुआ है, जिससे दोनों ही एक एक साइड में बैठेंगे। यह सुनते ही दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी मासूमियत से उदास चेहरा बनाकर, मतलब हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। कृषि अपना सरना में हिला देती है क्योंकि दुआ इतनी प्यारी लग रही थी।
उसका उदास हुआ चेहरा देखकर कृषि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही दुआ भी उदास होकर दूसरी साइड आकर बैठ जाती हैं। देखते देखते रस्म शुरू होने लगती है। दुआ को हल्दी पहली नीलिमा जी लगा लेती है। फिर अभिजीत जी, ऐसे ही सभी घरवाले दुआ को हल्दी लगाने लगते हैं। तभी गुरु भी वहां पर आ जाता है। उसे भी हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। वही गुरु बार बार दुआ को देख रहा था, जो उसे ही देख रही थी पर चोर नजरों से, जिसे देखकर गुरु के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। हल्दी खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे को हल्दी लगाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर गुरु तरुण को कुछ इशारा करके उस सफेद पर्दे को दूसरी साइड करके दुआ का हाथ पकड़कर बिना किसी की नजर में आए वहां से उसे अंदर विलाकर ले जाता है, जिससे दुआ पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही गुरु दुआ को अपने साथ ले जाकर एक कमरे के अंदर ले जाता है। वह कमरा दुआ नहीं पहली बार देखा था, जो किचन से होकर कहीं जा रहा था। गुरु दुआ को अपने साथ ले जाता है। वही दुआ आज पहली बार गुरु के साथ 3rd फ्लोर पर जा रही थी। दुआ जैसे ही 3 आड़ी फ्लोर देती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बागची फ्लोरिया बिला से बेहद अलग था, जिसमें सिर्फ ब्लैक ग्रे कलर ही मौजूद था, बाकी उसमें कलर ही नहीं था। वह गौर से देख रही थी एक बड़ा सा हॉल, उस हॉल में एक छोटा सा बार काउंटर, साइड में ही एक बड़ी सी बालकनी, और उसी से ही सामने एक बड़ा सा रूम का दरवाजा, जो शायद गुरु का कमरा हो। वही गुरु दुआ को अपने साथ उस दरवाजे के सामने ले जाता है। दुआ दरवाजे के सामने खड़ी होकर गुरु की तरफ देखकर, यह कमरा किसका है? दुआ का बेवकूफी भरा सवाल सुनकर गुरु दुआ की कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए उसकी बालों की एक लट को उसके कानों के पीछे करके, चेरी 3rd फ्लोर पर कौन रहता है? दुआ मासूमियत से अपनी आंखें टमटमाते हुए, आप। तो गुरु दुआ के कालू पर अपना गाल लाकर उसे रब करते हुए, तो यह कमरा किसका हुआ? दुआ जल्दी से बिना सोचे समझे, आपका। कहते कहते दुआ को अपने बेवकूफी भरे सवाल पर रोना आ रहा था। वह अपनी आंखें नीचे झुका लेते हैं, जिन्हें देखकर गुरु उसे सिर्फ देखता है। वह गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल देता है और दुआ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में लाता है, जिससे दुआ की धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि आज पहली बार वह गुरु के कमरे में अपना पैर रख रहे हैं। वह बढ़ती धड़कनों के साथ गुरु के कमरे में पैर रखकर उसके कमरे में आती है, तो उसका कमरा बहुत ही अलग था, जैसे बाकी घरवालों का नहीं है। उसके कमरे का इंटीरियर डिजाइन बॉक्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड सीलिंग डार्क ग्रे एंड फर्श किसी पजल से बनाई हुई थी, और उसमें कुछ तो था जो दुआ को समझ नहीं आ रहा था। वह गौर से पूरे कमरे को देख रही थी। कमरा बेहद खूबसूरत था है पर अलग था। बेशकीमती चीजें यहाँ पर रखी हुई थी और पेंटिंग तो कहो ही मत। दुआ गौर से हर तरफ देख रही थी। वही गुरु दुआ को खुद के कमरे को ऐसे देखता पाता है तो कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह से पीछे से बाहों में भरकर अपनी चिन को दुआ के गर्दन और कंधे के बीच में रख देता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्म सांसें दुआ के कॉलर बोन पर छोड़ने लगता है, जिससे दुआ की सांसें बढ़ने लगती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी गुरु दुआ के कान में अपनी ठंडी आवाज में ऐसे चेरी क्लोज योर आइज एंड जस्ट फील इट से दुआ की धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि आज पहली बार वह गुरु के कमरे में अपना पैर रख रहे हैं। वह बढ़ती धड़कनों के साथ गुरु के कमरे में पैर रखकर उसके कमरे में आती हैं, तो उसका कमरा बहुत ही अलग था, जैसे बाकी घरवालों का नहीं है। उसके कमरे का इंटीरियर डिजाइन बॉक्स ब्लैक एंड व्हाइट एंड सीलिंग डार्क ग्रे एंड फर्श किसी पजल से बनाई हुई थी, और उसमें कुछ तो था जो दुआ को समझ नहीं आ रहा था। वह गौर से पूरे कमरे को देख रही थी। कमरा बेहद खूबसूरत था है पर अलग था। बेशकीमती चीजें यहाँ पर रखी हुई थी और पेंटिंग तो कहो ही मत। दुआ गौर से हर तरफ देख रही थी। वही गुरु दुआ को खुद के कमरे को ऐसे देखता पाता है तो कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है।
वह से पीछे से बाहों में भरकर अपनी चिंग को दुआ के गर्दन और कंधे के बीच में रख देता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्म सांसें दुआ के कॉलर बोन पर छोड़ने लगता है, जिससे दुआ की सांसें बढ़ने लगती हैं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी गुरु दुआ के कान में अपनी ठंडी आवाज में चेरी क्लोज योर आइज एंड जस्ट फील इट। गुरु की बात सुनकर दो अपनी आंखें कसके बंद कर लेते हैं। वह अपने लहंगे को अपनी मुठिया में भरकर गुरु की सांसों को महसूस करने लगती है। तभी गुरु दुआ के खुले पेट पर हाथ रख देता है। गुरु के ठंडे हाथ जैसे ही दुआ के पेट पर महसूस होते हैं, वैसे ही दुआ के पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगती है। उसका पेट कांपने लगता है। वही गुरु दुआ के गर्दन पर स्लोली किस करने लगता है। जब यह देखता है कि दुआ उसके किस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वह उसे अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके लिप्स को अपने लिप्स में लेकर उसे पागलों की तरह सक एंड लिकिंग करने लगता है, जैसे कि इसका कोई कल ही नहीं हो। वही गुरु के ऐसे पागलों की तरह किस करने से दुआ को गुरु को रोकने को कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गुरु ने दुआ के लिप्स इतने कस के अपने लिप्स में पकड़ा था कि दुआ को कुछ भी बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। दुआ जब यह देखती है कि गुरु उसके लिप्स को छोड़ने वाला नहीं है, तो अपना सर इधर उधर करने लगती है, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसे महसूस करके एक ही झटके में दुआ का दुपट्टा उसके शरीर से अलग करके जमीन पर फेंक देता है, जिससे दुआ के हाथ गुरु के शेरवानी पर चले जाते हैं। वही गुरु दुआ को अपनी तरफ करके उसके ब्लाउज के 3 बटन खोलकर उसके अंदर से दुआ के बूजम को निकालकर उसे अपने मुंह में लेने लगता है, जिससे दुआ मौन करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुरु को कैसे रोके, क्योंकि शाम को उसे शादी के लिए तैयार भी होना था। अगर अभी वह थक गई तो वह शादी के लिए कैसे तैयार हो सकती है। यही सोचकर दुआ गुरु के बालों को पकड़कर जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकालकर, आप रखिए ना, बस कीजिए, मुझे शादी के लिए तैयार भी होना है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं थक जाऊंगी। राखी मासूम भरी बातें सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। गहरी सांस लेकर को शांत करते हुए अपना चेहरा ऊपर करके दुआ की आंखों में देखने लगता है, जिसने अपनी पलकें नीचे की थी। गुरु दुआ के ब्लाउज के बटन लगाते हुए अपने गर्म सांसों को दुआ के कान में छोड़ते हुए, अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ा है, पर रात को मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत इंतजार कर लिया है मैंने, और इंतजार मुझसे नहीं होने वाला है। सो बी रेडी टुनाइट, चेरी डॉट। कहते कहते उसके गालों को थपथपाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वह जब देखता है कि दुआ बाहर से गई नहीं है, तो वॉशरूम के दरवाजे को पकड़कर बिना दुआ की तरफ देखकर, अगर मेरी चेरी चाहती हो तो दोनों एक शावर ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की बात सुनकर दुआ बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से दुपट्टा अपने ऊपर डाले चली जाती हैं। वही दुआ को ऐसे भागते हुए देखकर गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। वह पूरे रूम को देखकर सामने देखने लगता है, जहां पर सत्य और आरुषि की तस्वीर थी। उन्हें देखकर वह गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में आकर गुरु अपने दोनों हाथ दीवार से लगाए अपना चेहरा ऊपर करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। उसे अब खुद को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर वह जैसे तैसे करके आज रात का इंतजार कर रहा था। गुरु शावर के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखें खोल देता है। वह अपनी लाल आंखों से बड़ी ही अजीब मुस्कुराहट लिए, उम्मम टुनाइट आई बैडली वॉन्ट टू टेस्ट योर बॉडी, बस आज की रात। कहते कहते गुरु के हाथ नीचे की ओर चले जाते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वही हल्दी खत्म हो जाती है और देखते देखते शादी का मुहूर्त आने लगता है। शाम को हर तरफ सिर्फ मेहमान ही मेहमान नजर आ रहे थे। तभी राणा जी के सामने नायक और एकांश खड़ा हो जाता है। नायक राणा जी के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए, राणा साहब, हमें लगा नहीं था कि आप हमें बुलाओगे, पर हमें खुशी हुई कि आप पुरानी बातों को भूलकर कुछ नई यादें बना रहे हैं। नायक की बात सुनकर राणा जी एक नज़र एकांश को देखते हैं।
उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर नायक की तरफ देखते हुए, नायक बातें भुलाना और कुछ यादें बनाना, इसमें बहुत वक्त है लगता है। कुछ बातें भूली नहीं जाती और कुछ यादें बनती नहीं जाती है, और वैसे भी तुमने मेरा तो कुछ नहीं किया है, पर जिसका किया है, क्या वह कुछ बोलना चाहता है, यह कभी तुमने उससे पूछा है? नायक राणा जी की बात सुनकर एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसे राणा जी की बातों का मतलब समझ आता है। वह गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कुराहट लाकर, बहुत साल हो चुके हैं राणा साहब, और कुछ बातें बोली थी जा सकती हैं, अब तो हम आपके किसी भी बिजनेस में नहीं। अभी राणा जी नायक की बात बीच में काटते हुए शांत आवाज में, बिजनेस में हो नहीं या बिजनेस में कोई ले नहीं रहा है। नायक, तुम वह शख्स हो जिसके रग रग से राणा वाकिफ है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कब और क्या करते हो, तो बेहतर यही होगा कि मेरे सामने अपना यह झूठा चेहरा मत लाओ। राणा जी की बात सुनकर नायक कुछ नहीं कहता। वही एक एकांश के नज़र तो किसी को ढूंढ रही है। वह चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र गुरु पर चली जाती है, जो बड़ी ही रोल वॉक के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के स्टेज की तरफ जा रहा है। वही नायक की भी नज़र उसकी तरफ चली जाती है। वही गुरु स्टेज पर आकर एक नज़र नायक और एकांश को देखता है, और वही दूसरे नज़र दूसरे साइड में खड़े मेशो उसके असिस्टेंट नेक की तरफ चला जाती है, जो उसे ही गुस्से में देख रहा है। उसे देखकर गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही मेशो नेक की तरफ देखकर अपने धारी की आवाज में, तुमने उस लड़की को किडनैप किया कि नहीं? मशहो की बात का जवाब नेक दे पाता उससे पहले ही उसके दूसरी साइड में भूरा अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सामने देखते हुए, मशहो, शादी में आए हो तो शादी को देखो, दुल्हन को किडनैप करने की बात ना करो। और वैसे भी तुम्हें सिर्फ यहाँ पर शादी देखने के लिए बुलाया है, उसके बाद तुम्हारे लिए अलग से खातिरदारी भी रख। वही भी V.IP ने, तो जितना हो सके उतना शांत रहो, तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मशहो और नेक दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही गुरु के बॉडीगार्ड्स उन दोनों की कमर पर अपनी गन रखे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने जैकेट पहना हुआ था, जिसकी आड़ में किसी को भी दिख नहीं रहा था कि उन दोनों पर गन रखे वह लोग खड़े हैं। तभी भूरा उन दोनों के सामने आकर अपनी शांत आवाज में, अगर एक भी कदम यहाँ से हिलाया तो तुम्हारे जान तो चली जाएगी, पर उसी के साथ बहुत लोगों की जान तुम्हारी वजह से चली जाएगी, जो तुम्हारा दोनों के बहुत अपने हैं, इटली, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ। कुछ याद आया? अगर उन्हें जिंदा चाहते हो तो यही खड़े रहो, और वैसे भी तुम लोग तो बहुत किस्मत वाले हो, V.IP की शादी तुम दोनों को देखने को मिल रही है। भूरा की बात सुनकर दोनों कुछ नहीं कहते, वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। वही भूरा गुरु को देखकर अपना सर हिलाकर आंखों ही में कुछ इशारा कर देता है। गुरु भी उसे आंखों में कुछ इशारा करके एक नज़र तरुण को देखकर कुछ इशारा कर देता है, तो तरुण भी अपना सर हिलाकर काम पर लग जाता है। वही शादी का मुहूर्त शुरू होने लगता है, और इसी के साथ शादी की भी विधि शुरू होने लगती है। पंडित जी मंत्र कहने लगते हैं, साथ ही साथ गुरु को कुछ विधि करने के लिए कहने लगते हैं। पंडित जी जैसे ही दुआ को बुलाते हैं, तो कृषि और ईशा दोनों ही दुआ को ले आने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दुआ गार्डन में आती है, तो हर किसी की नज़र उस पर रुक सी जाती है, क्योंकि दुआ ने लाल राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी विद डायमंड लहंगा गोल्डन बॉर्डर से डिजाइन किया हुआ था, साथ ही साथ हाफ हैंड रेट विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज, साथ ही साथ गले में मेक योर नेकलेस विद लॉन्ग इयरिंग्स, माथा टिक्का, नथनी चेन विद रेड गोल्डन बैंगल्स, साथ ही साथ उसने बालों का एक बड़ा सा जोड़ा बनाया हुआ था, जो बेहद स्टाइलिश तरीके से बनाया हुआ था। उसकी लौटे दो चेहरे पर आ रही गई थी। मेकअप के नाम पर डार्क मैरून लिपस्टिक विद आईलाइनर, आईलैशेस विद फाउंडेशन लगाकर चेहरे पर हल्का सा टच अप किया था। कुल मिलाकर एक अप्सरा जो स्वर्ग से सीधा धरती पर आ गए हैं। भाई दुआ तो अपना घूंघट अपने चेहरे पर रखे हुए आ रही थी, पर उसके घूंघट से उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था, वह भी नेट की वजह से, जिसकी वजह से हर कोई दुआ को देख रहा था।
देखन क्या यहाँ सिर्फ उसमें ही खो गया था। हर किसी की नज़र सिर्फ और सिर्फ दुआ पर थी। सही गुरु आग में जल रहा था वहां पर खड़ा होकर, क्योंकि जैसे ही वह दुआ को आते हुए देखता है तो वह सिर्फ देखता ही रह जाता है, पर उसकी नज़र जैसे ही वहां मौजूद सभी शख्स पर चली जाती है तो उसके हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। उसका मन कर रहा था कि अभी वह अपनी बाहों में दुआ को संभाले, जिससे कोई भी उसे ना देख ले और सभी की आंखें जो उसे देख रही है उसे वह निकाल दें। पर वह अभी यह नहीं कर सकता था, क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी वजह से वह खुद को शांत कर रहा था। वही दुआ अपने धीरे कदमों से गुरु की तरफ बढ़ रही थी मंडप की, और दुआ जैसे से पैर रख रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह जैसे ही मंडप की ओर आती है, वही गुरु की नज़र एक सेकंड भी दुआ से हटी नहीं थी। वह सिर्फ दुआ को देख रहा था। दुआ गुरु के जैसे ही साइड में बैठ जाती है, वैसे ही गुरु के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही पंडित जी मंत्र शुरू करने लगते हैं। मंत्र शुरू होते हैं। पंडित जी एक फूल को लेकर दोनों के हाथ पर रख देते हैं। ऊपर दुआ हाथ था तो नीचे गुरु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है, जिससे दुआ के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे महसूस करके गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब कन्यादान का वक्त आता है तो नीलिमा जी एक गहरी सांस लेती हैं। आंखें बंद करके भारी कदमों से मंडप की ओर जा रही थी। उनकी आंखों से ना जाने कब आंसू बहने लगे, यह उन्हें खुद भी नहीं पता चला, जिसे वह जल्दी से छुपा लेती हैं। वह जब गुरु और दुआ का गठबंधन करती हैं तो उनके हाथ मानो वहीं पर ही जम से जाते हैं। अभिजीत जी जैसे ही नीलिमा जी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो नीलिमा जी अपना सर हिलाकर साइड में खड़ी हो जाती हैं। 7 फेरे शुरू होते हैं और 7 वचन दोनों ही लेते हैं। जब गुरु दुआ के मांग में सिंदूर बनता है तो दुआ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ना जाने कब उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। जो आंसू गुरु अपने हाथों में भर लेता है। गुरु दुआ के आंसुओं को देखकर एक गहरी सांस लेकर उसे अपनी मुठिया में भर लेता है। जब गुरु दुआ को मंगलसूत्र पहने आता है तो नीलिमा जी वहां से भागकर अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। उन्हें से जाते हुए अभिजीत देख रहे थे। वह कुछ नहीं कहते, वह गहरी सांस लेने रखते हैं। वह एक नज़र राणा जी को देखते हैं तो राणा जी अपना सर हिला देते हैं। वही एकांश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भी हाथों की मुठिया बन चुकी थी। वह भी वहां से चला जाता है बिना नायक की बात सुने। वही शादी संपन्न होने के बाद दुआ सभी के पैर छूती है। गुरु सिर्फ राणा जी और कल्याणी जी के ही पैर छूता है। वही दुआ अभिजीत के पास जाकर उनके पैर छूने ही वाली थी कि तभी अभिजीत दुआ के कंधे को पकड़कर अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए, बेटियां पापा के पैर नहीं छूती माय प्रिंसेस, और वैसे भी तुमने चाहे गुरु से शादी कर ली ही क्यों ना हो तो मेरी और मेरी माँ की ही बैठी रहोगी। इस पर दुआ बड़ी मासूमियत से चारों तरफ देखते हुए, पापा मम्मी कहाँ पर है, वह नहीं दिख रही है। दुआ के सवाल से अभिजीत एक गहरी सांस लेकर, वह तुम्हारी मम्मा है ना, कुछ काम से अंदर मिलाकर गई है, कुछ देर में आ जाएगी। वही इस पर दुआ कुछ नहीं कहते अपना सर हिला देती है। कुछ ही देर बाद मेहमान जो आए थे वह दुआ और गुरु को नई जिंदगी की शुभकामनाएं देकर उन्हें गिफ्ट देकर चले जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। गुरु दुआ को वहां पर अकेला छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। वही कृषि दुआ के पास आकर, कैसी हूँ मेरी नई नई भाभी। कृषि की बात सुनकर 2 बार शर्माते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाकर, दीदी आपने मुझे छुटकी कहो, वही मुझे अच्छा लगता है, यह भाभी मुझे बहुत ही अजीब लगता है। इस पर ईशा दूसरे साइड दुआ के खड़ी होकर, अरे इसमें अजीब क्या है, अब भाभी तो बन चुकी हो तुम। तभी कृषि ईशा की बात बीच में काटे हुए, सही कहा, कुछ वक्त बाद तुम भी मेरी भाभी बनोगी और मेरी छुटकी तुम्हारी जेठानी। आखिर उम्र में चाहे वह छोटी हो पर ओहदे में वह तुमसे बड़ी ही रहेगी।
तो अभी से देवरानी और जेठानी के बीच में बॉन्डिंग बना लो। यह सुनते ही ईशा का चेहरा शर्म से झुकने लगता है। दुआ भी जोर से हंसने लगती है। तभी कल्याणी जीवन दोनों के पास आकर, कृषि बेटा और ईशा बेटा जाओ जल्दी से दुआ को उसके कमरे में छोड़ दो। वैसे भी वह बहुत थक चुकी होगी। कमरे में मतलब गुरु के कमरे में छोड़ दो, नहीं तो उसके खुद के कमरों में तुम छोड़ दोगे। यह सुनते ही दोनों अपना सर हाँ में हिलाकर दुआ को अपने साथ 3rd फ्लोर की सीढ़ियों के सामने खड़ा कर देते हैं। दोनों को ऐसे सीढ़ियों के ऊपर न आते हुए देखकर, तुम दोनों मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं आ रही हो? इसका जवाब कृषि देते हुए, क्योंकि 3rd फ्लोर पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। यह भाई का प्राइवेट प्लेस है, जहां पर कोई भी आता नहीं है। यह सुनते ही दुआ अजीब सा मुंह बनाकर, मतलब तुम दोनों कभी भी मेरे रूम में नहीं आओगे। इस पर दोनों ही अपना सरना में हला देते हैं। तो दुआ बच्चों की तरह मुंह बनाकर, मैंने इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ यह खड़ूस 3rd फ्लोर पर किसी को कैसे नहीं आने देता है। तभी कृषि कुछ सोचते हुए ईशा की तरफ देखती है। तो ईशा जल्दी से दुआ कर दूसरी साइड आकर कृषि अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट लिए, वैसे भी आज रात तो तुझे बात करने को मिलेगा नहीं। जरा संभल कर, और कल मुझे पता है तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, पर कल का खाना तुम्हें ही बनाना है। तो आज रात सब कुछ आराम के साथ कर लेना। दुआ ना समझे बड़ी मासूमियत से, मैं रात में आराम के साथ करना क्या करूंगी रात में मैं? इस पर ईशा उसके पास अगर उनके कान में कुछ कहती है, तो दुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह जल्दी से, छी छी शेमलेस आप कितनी गंदी हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। इस पर इस ईशा दुआ के कंधे को थपथपाते हुए, करना तो पड़ेगा मेरी होने वाली जेठानी जी। शादी के बाद हर लड़की को यह सब करना ही पड़ता है। इसके लिए कह रही हूँ जरा आराम के साथ। मेरे होने वाले जेठ जी को परेशान मत करना। इस पर कृषि दुआ के दूसरे कंधे पर अपना सर रख कर एक आंख मारकर दुआ से, सही कह रही है। ऐसा वैसे भी भाई का स्टैमिना बहुत अच्छा है, तो जरा संभल कर रहना। क्या पता कल तुम कमरे से बाहर ही ना आए। छुटकी नहीं नहीं भाभी जी। यह सुनते ही दुआ अपनी आंखें छोटी कर लेती हैं। वही दोनों वह से चले जाते हैं। दुआ खुद से ही छोटी बच्चों की तरह मुंह बनाकर सीढ़ियों पर बैठकर, अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यह गंदी गंदी वाली हरकतें करेंगे तो मेरे साथ। वैसे भी इस खड़ूस ने पहले भी बहुत गंदी गंदी हरकतें करी है। पता नहीं आज रात क्या करेगा। दुआ तो डर मत, वैसे भी तो बहुत स्ट्रांग है। अगर इन्होंने कुछ किया तो तुम इनको अच्छे से मजा चखा सकती हैं। कहते कहते दुआ जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होकर धीरे कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उसे पहले से ही पता था कि गुरु का कमरा कौन सा है। वह जैसे ही कमरे के अंदर आती हैं, तो पूरा कमरा अंधेरा ही अंधेरा था। दुआ जैसे ही लाइट ऑन करती है, तो सामने गुरु सोफे पर बैठा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर दुआ की हालत खराब होती है, क्योंकि समय गुरु ने सिर्फ अपने शरीर पर एक वाइट कलर का टॉवल ही लपेटा हुआ था और उसकी आंखें कुछ अजीब तरह से दुआ को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा जी अपने कमरे में आकर वही फर्श पर बैठे अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर, नहीं बचा पाई मैं मेरी बेटी को गुरु से। आखिर क्या करेगा मेरी मासूम बेटी के साथ यह गुरु? कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा सच में मुझे माफ कर दो। मैं नहीं बचा पाई तुम्हारी बेटी को। पता नहीं गुरु उसके साथ क्या करेगा, पर मैं वादा करती हूँ अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं सबसे लड़कर मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी, चाहे गुरु ने उसे शादी ही क्यों ना कर ली हो, पर वह रहेगी तो मेरी बेटी ना। कहते कहते नीलिमा जी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है, तो वह पीछे मुड़कर देखने लगती हैं।